2000 साल पहले रोमन्स इतनी बड़ी, इतनी तेज और इतनी सटीक कोई चीज कैसे बना पाए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी जरूरत क्यों थी, और यह समझने के लिए कि इसे कैसे बनाया गया, हमें यह समझना होगा कि क्यों। हेलो एवरीवन, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आर्किटेक्चर में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है। 68 ईस्वी में सम्राट नीरो ने आत्महत्या कर ली, जिससे रोम में अफरा तफरी मच गई। नीरो को सीनेट और ज्यादातर लोग उसकी फिजूल खर्ची के लिए नापसंद करते थे। 64 ईस्वी में रोम की भीषण आग के बाद नीरो ने अपने पर्सनल प्लेजर पैलेस डोमस ऑनरिया गोल्डन हाउस के लिए सेंट्रल रोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लिया था। इस कॉम्प्लेक्स के बीच में उसने एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक खोदी। बाद में हुए सिविल वॉर से वेस्पासियन का उदय हुआ, जो एक प्रैक्टिकल जनरल और फ्लेवियन राजवंश का संस्थापक था। नीरो के उलट वेस्पासियन के पास कोई डिवाइन लीनिएज या शाही दिखावा नहीं था। उसे लेजिटिमेसी चाहिए थी, और वह भी जल्दी। उसका सॉल्यूशन इतिहास के सबसे शानदार पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एक्ट्स में से एक था। वेस्पासियन ने नीरो के महल के बड़े हिस्सों को तोड़ने का आदेश दिया, और सबसे खास बात यह है कि उसने नीरो की पर्सनल लेक को सूखा दिया। उसी जगह पर उसने सबसे बड़ा पब्लिक एंटरटेनमेंट स्ट्रक्चर बनवाया जो प्राचीन दुनिया ने कभी देखा था। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, यह एक पॉलिटिकल इरेजर था। वेस्पासियन सचमुच रोम का दिल लोगों को वापस दे रहा था। इस स्ट्रक्चर को ओरिजिनली फ्लेवियन एम्फीथिएटर नाम दिया गया था, जो वेस्पासियन के राजवंश के नाम पर था। बाद में इसे कोलोसियम के नाम से जाना जाने लगा, इसकी साइज की वजह से नहीं, बल्कि पास में नीरो की 30 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज स्टैच्यू कोलोसस की वजह से, जिसे वेस्पासियन ने सूरज देवता जैसा दिखने के लिए मॉडिफाई करवाया था। एक भी पत्थर रखने से पहले भी रोमन सर्वेयरों और आर्किटेक्ट्स को एक लगभग इम्पॉसिबल ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ी। कोलोसियम को एक परफेक्ट एलिप्स के तौर पर डिजाइन किया गया था, जो 119 मीटर लंबा और 136 मीटर चौड़ा था। इसकी बाहरी दीवारें लगभग 50 मीटर ऊंची थीं, जो एक मॉडर्न 15 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर है। इसमें रियलिटी में 50,000 से 60,000 दर्शक बैठ सकते थे, जिससे एक परफेक्ट थिएटर एम्बियंस मिलता था। भीड़ पत्थर की सीटों पर एक दूसरे से सट कर बैठती थी। फंडामेंटली कोलोसियम को एक सिंगल स्ट्रक्चर के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया था। इसे 80 वेज शेप्ड सेगमेंट के तौर पर डिजाइन किया गया था और एलिप्स के चारों ओर दोहराया गया था। इस मॉड्यूलर डिजाइन ने इनक्रेडिबल स्पीड और एक्यूरेसी दी। इसने लॉन्ग टर्म रिपेयर कैपेबिलिटी भी दी। एक सेक्शन को नुकसान पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोमांस को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में एक दिन यह आने वाली जनरेशन्स के लिए इमेजिनेशन से परे एक वंडर होगा। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में लगभग 8 से 10 साल लगे। यह वेस्पासियन के अंडर लगभग 72 एडी में शुरू हुआ था और टाइटस द्वारा 80 एडी में पूरा और डेडिकेट किया गया था। सबसे बड़ा चैलेंज पहला स्टेप था। उन्हें नीरो की आर्टिफिशियल लेक पर बनाना था। यह जगह एक दलदली डिप्रेशन थी। इंजीनियर्स ने एक बहुत बड़ी अंडाकार रिंग ट्रेंच खोदी, जो फ्यूचर के अखाड़े को घेरे हुए थी। अंडरग्राउंड ड्रेन्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पानी को टिबर नदी की ओर ले गया। एक बार जब झील सूख गई, तो उन्होंने लगभग 12 मीटर गहरा और 50 मीटर चौड़ा एक विशाल कंक्रीट रिंग डाली। इस दबी हुई डोनट ने एम्फीथिएटर को नरम घाटी की मिट्टी में स्थिर कर दिया। यह कंक्रीट डोनट कोलोसियम का अनसंग हीरो भी है, जो नरम घाटी की मिट्टी में स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। जमने के बाद सुपर स्ट्रक्चर ऊपर उठाया गया। मेन ट्रैवर्टिन ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए कोई मोर्टार नहीं था या प्रिसीशन कटिंग। लगभग 300 टन आयरन क्लैंप्स ने स्टोनों को एक साथ रखा, जिससे भूकंपों का सामना किया जा सके। अखाड़े के केंद्र से 80 विशाल रेडियल दीवारें फैली हुई थीं। ये दीवारें एक पहिए के स्पोक्स की तरह काम करती थीं, बढ़ती हुई सीटों के लेवल्स को सपोर्ट करती थीं। रोमन आर्किटेक्चरल रिवॉल्यूशन आर्क पर बेस्ड था। आर्क आपको बड़े स्पेसेस को कवर करने देता है, जबकि भारी वजन को सपोर्ट करता है। बाहरी फेसिंग में 80 आर्चेस के 3 स्टैक्ड लेवल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलोसियम के अंदर के गलियारे जो सीटों के नीचे चलते हैं, वे कंक्रीट से बने बैरल वॉल्ट्स हैं। यही कंक्रीट वॉल्ट्स थे जो फिजिकली हजारों चिल्लाते हुए स्पेक्टेटर्स को सपोर्ट करते थे।
रोमन इंजीनियर्स ने सब कुछ कैलकुलेट किया है एक सटीक ऑर्डर में परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए। असल में कोलोसियम की जीनियस उसके वजन और मजबूती के हिसाब से मटेरियल्स के स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल में है। यह ऊपर जाते हुए हल्का होता जाता है और नीचे जाते हुए मजबूत होता जाता है। टिवोली से 1 लाख क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा ट्रैवर्टीन के बड़े बड़े ब्लॉक्स निकाले गए जो 20 मील दूर था। यह भारी और टिकाऊ पत्थर मेन लोड बेयरिंग पियर्स और ग्राउंड फ्लोर के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक नरम और हल्का वॉल्केनिक रॉक जो सेकेंडरी वॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वॉल्केनिक ऐश, पोज़ोलाना, लाइम और रबल का एक मिक्सचर। यह पानी के नीचे सेट हो सकता था और बहुत मजबूत था। ब्रिक फेस्ड कंक्रीट लोड को कम करने के लिए अपर लेवल्स में बहुत इस्तेमाल किया गया। इसका उपयोग फाउंडेशंस और वॉल्टेड सीलिंग्स के लिए किया गया था जो बैठने के स्तरों को सहारा देते थे। ब्रिक फेस्ड कंक्रीट लोड को कम करने के लिए अपर लेवल्स में बहुत इस्तेमाल किया गया। एक नरम हल्का वॉल्केनिक रॉक सेकेंडरी वॉल्स और इनफिल के लिए। रोमन आर्किटेक्चरल रेवोल्यूशन आर्च पर आधारित थी। आर्च इमेंस वेट को सपोर्ट करते हुए बड़े स्पेसेस को कवर करने की अनुमति देता है। बाहरी फसाड में 3 स्टैक्ड लेवल्स हैं जिनमें से हर एक में 80 आर्चीज हैं। कोलोसियम के अंदर के पैसेजेस जो सीटिंग के नीचे चलते हैं वे कंक्रीट से बने बैरल वॉल्ट्स हैं। ये कंक्रीट वॉल्ट्स ही फिजिकल रूप से हजारों चिल्लाते हुए स्पेक्टेटर्स को सहारा देते थे। रोमन्स क्राउड कंट्रोल के मास्टर थे। कोलोसियम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि 50,000 लोग लगभग 20 मिनट में अंदर या बाहर जा सकें। उन्होंने इसे 80 ग्राउंड लेवल एंट्रेंसेस के जरिए हासिल किया। 76 आम जनता के लिए थे जिनकी नंबर 1 से 76 तक थी जो आज भी दिखते हैं। ये एंट्रेंसेस सीढ़ियों और वोमिटोरिया नेम्ड पैसेजेस तक जाते थे जो एक्सपेल शब्द से आया है। ये पैसेजेस लोगों को तेजी से उनकी असाइंड सीटिंग सेक्शंस कवया में एक्सपेल कर देते थे जो सोशल क्लास के हिसाब से सख्ती से सेग्रीगेटेड थे। एटिक और छत वेलरियम। चौथा और सबसे ऊंचा लेवल एटिक हल्का बनाया गया था जिसमें भारी ट्रैवर्टीन के बजाय मुख्य रूप से ईंट और टफ का इस्तेमाल किया गया था। इसके किनारे पर पत्थर के छेद और लकड़ी के मास्ट थे। कोलोसियम में स्थायी छत नहीं थी लेकिन इसमें वेलारियम था। यह एक बहुत बड़ा रिट्रैक्टेबल कैनवास ऑनिंग था जिसका उपयोग दर्शकों को रोमन सूरज से बचाने के लिए किया जाता था। इसे मिसेनियम के नौसैनिक बेड़े के रोमन नाविकों की एक विशेष टुकड़ी द्वारा संचालित किया जाता था जो स्टेडियम के ऊपरी सिरे के चारों ओर 240 लकड़ी के मास्ट से जुड़े रस्सियों और पुलियों के एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का उपयोग करते थे। मूल रूप से अखाड़े का फर्श लकड़ी का था और रेत से ढका हुआ था और इसे लकड़ी के खंभों पर टिकाया गया था। प्राचीन स्रोत बताते हैं कि शुरुआती येरों में अखाड़े को नौमाचिया नेम्ड नकली नौसैनिक लड़ाइयों के लिए पानी से भी भरा जा सकता था, लेकिन डोमिटियन शो पर पूरा कंट्रोल चाहता था। उसने अखाड़े के नीचे खुदाई की और हाइपोगियम बनाया जो सुरंगों, पिंजरों और शस्त्रागारों वाला एक 2 स्तरीय भूमिगत भूल भुलैया था। हाइपोगियम अखाड़े के नीचे एक हिडन मशीन थी। कम से कम 24 से 28 मैन पावर्ड लिफ्ट्स नीचे काम करती थीं। रस्सियां, पुलिस और विंचेस सीधे अंधेरे से प्लेटफॉर्म्स को ऊपर खींचते थे। शेर, भालू और ग्लेडिएटर्स वाले पिंजरे अखाड़े के फर्श पर ट्रैपडोर्स से बाहर निकलते थे। हिंज्ड प्लेटफॉर्म्स के स्टेज सेट्स फाइटर्स तुरंत सामने आते थे। एक बार हाइपोगियम लग जाने के बाद अखाड़े को फ्लडेड करना अब पॉसिबल नहीं था, लेकिन स्पेक्टिकल कहीं ज्यादा थिएट्रिकल, कंट्रोल्ड और सटीक हो गया। कोलोसियम 1 दशक से भी कम समय में बन गया। एक अमेजिंग फीट। इसमें बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स शामिल थी। टिवोली से डेडिकेटेड सड़कें, रोजाना हंड्रेड्स ऑफ ऑक्स कार्ट्स और एक मैसिव वर्कफोर्स। बहुत सारा ब्रूटल काम हजारों स्लेव्स ने किया। फिर भी अर्थक्वेक्स, आग और सदियों के डैमेज के बावजूद कोलोसियम आज भी खड़ा है। इसके मॉड्यूलर डिजाइन ने इसे बिना कोलैप्स हुए रिपेयर करने की परमिशन दी। इसकी अकूस्टिक्स भीड़ के शोर को एम्पलीफाइड करती थी। इसके नंबर्ड एंट्रेंसेस पत्थर में कार्व्ड एक प्रिमिटिव टिकटिंग सिस्टम की तरह काम करते थे। यह सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं था, यह एक लिविंग मशीन थी। कोलोसियम को पॉलिटिकली,
सोशली और मैकेनिकली ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। एक टायरेंट को मिटाने के लिए बनाया गया कोलोसियम ने एक सिविलाइजेशन को प्रिजर्व किया। एम्पायर्स गिर गए, एम्परर्स चले गए, लेकिन इंजीनियरिंग बनी रही। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और कहानियों के लिए जो बताती हैं कि दुनिया असल में कैसे बनी थी